6 सालों में अगर देश को आपसे कुछ मिला है तो वो है सुनियोजित तरीके से बड़े मंचों से झूठ बोलना और धर्मांधता। ये 6 साल के बेमिसाल है। बाकी काला धन का पता नहीं है, स्विस लिंक्स की बात नहीं हुई, बहामास लिंक्स की बात नहीं, पनामा पेपर्स की बात नहीं, पैराडाइज पेपर्स की बात नहीं। आते ही आपने एसआईटी का गठन किया, उसमें फर्दर क्या हुआ? आप आपराधिक छवि के लोगों को फौरन कार्यवाही करने वाले थे। बीजेपी के 116 से ज्यादा लोग हैं संसद में जो आपराधिक मुकदमों में लिप्त हैं, और जिसमें 19 ऐसे हैं जिन पर महिलाओं से जुड़े यौन शोषण और तमाम प्रकार के मुकदमे हैं। तो क्या आपने कार्यवाही करी? आप लोकपाल की बहुत बात कर रहे थे, 5.5 साल लग गया आपको लोकपाल की नियुक्ति करने में। 5.5 साल बाद आपने किया भी तो 6 महीना उसके लॉज में लग गया। तो आप नमामि गंगे का क्या हुआ? स्मार्ट सिटीज आप बनाने जा रहे थे, उसका क्या हुआ? जो गांव सांसदों ने गोद लिया था उसका क्या हुआ? जब देश इस आपदा से जूझ रहा है तो आपके मंत्री, मुख्यमंत्री, आपके जो भी व्यवस्था में लोग हैं, चाहे वो मेयर हों, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, जो भी वोट होकर आए हैं, जो भी आपके इतने बड़े मंत्रालय हैं, वो सब कहाँ हैं? बुलंदशहर के डीएम साहब रिटन में आदेश जारी करते हैं कि अगर किसी ने प्रवासियों को रास्ते में खाना खिलाया या पानी पिलाया तो उस पर विधिक कार्यवाही होगी। लोगों के भरोसे लोग चल रहे हैं। हम लोग जो लगातार वीडियोस देख रहे हैं वो बहुत बदहाल स्थिति में देख रहे हैं। उसके बाद आपदा को अवसर बनाना और निरंकुशता की पराकाष्ठा देखिए। जब लोग हंगर, फूड, शेल्टर और वेजेस और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं तो हमारी वित्त मंत्री साहिबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को के प्राइवेटाइजेशन 49% को 74% एफडीआई कर देती है। इसको कहते हैं आपदा में अवसर। नेशनल ये जो डिजास्टर है ये कैसे गवर्नमेंट के लिए एक सुनहरा अवसर है। ये जब डिफेंस मिनिस्टर एके एंटनी साहब थे उस वक्त भी एफडीआई का ये प्रपोजल था, लेकिन राष्ट्रीय संप्रभुता के मद्देनजर इसे स्ट्रिक्टली खारिज कर दिया गया। किंतु इस वक्त जो सरकार में है उनके खून में व्यापार है और देश में सब कुछ बिकाऊ। ये स्ट्रैटेजिक डिफेंस सेक्टर स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का सेक्टर है और इसके सीरियस नेशनल सिक्योरिटी रेमिफिकेशंस होते हैं, मगर इन सब को नजरअंदाज करते हुए इस आपदा का सुअवसर उठाया गया। किसानों से संबंधित कुछ डेटा है, क्योंकि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 दिन लग गए उसको समझने में। जब न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा लागत है तो राहत कहाँ है? गन्ने का समर्थन मूल्य 1925 से 40 के बीच था, लेकिन मंडी के अभाव में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसान 1400 से 1600 रुपए में उसे दे रहे हैं। इससे लगभग उन्हें 21,000 करोड़ का घाटा है। जो प्रतिदिन वाले लोग हैं, चाहे वो फल हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो पशुपालक हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो अंडा हो, चाहे वो मछली हो, भारी घाटे से गुजर रहे हैं। किसी की घिया, लौकी, टिंडा, तरोई खेत में गिर गया है, कोई बेच नहीं पा रहा है, कोई पहुंच नहीं पा रहा है। इससे लगभग 10,000 करोड़ का किसानों का घाटा हुआ। इतिहास में ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसने कृषि उपकरणों, कीटनाशकों, खाद और किसान के ट्रैक्टर के टायरों पर भी जीएसटी लगाया हो। सरकार ने इससे लगभग 15,000 करोड़ की आय की। और बाद में दूसरा एक और डेटा है, पीएम किसान सम्मान निधि में 8.22 करोड़ रुपीस दिया गया है। सरकार का ही कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का डेटा है कि टोटल 14 करोड़ 64 लाख एग्रीकल्चरल सेंसस 2016 के मुताबिक किसान हैं। अगर इनकी संख्या 14 करोड़ 64 लाख है और सम्मान निधि आपने 8.22 करोड़ को दिया है तो शेष भी तो हैं और उनकी संख्या करोड़ों में है। दूसरा एक और डेटा है कि 3 करोड़ मार्जिनलाइज्ड किसानों को 4 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा। सरकार का ही डेटा है एग्रीकल्चरल सेंसस 2016 का कि मार्जिनलाइज्ड किसानों की संख्या 10 करोड़ है। तो आप ही कह रहे हैं कि 3 करोड़ को दिया जाएगा, आप ही बता रहे हैं कि 10 करोड़, तो ये जो 7-7 करोड़ है ये कहाँ जाएंगे? स्वयं वित्त मंत्री ने कुछ समय पहले संसद में ये स्वीकार किया कि पिछले समय 6,26,000 करोड़ रुपए कर्ज दिया गया। अब आप पुनः 4 लाख कुछ करोड़ कर्ज देने की बात कर रहे हैं। अच्छा होता कि आप कुछ पैसा डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में दे देते और उनके कर्जों को माफ कर देते। मध्यम वर्ग खामोश होकर आपके राहत पैकेज का इंतजार कर रहा है। आपने कहा था 3 महीने का किराया माफ होगा, बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों को लोग निकाल रहे हैं, कुछ लोग वो जो आईएलओ के मुताबिक 12 करोड़ जॉब गंवा चुके हैं और वो 40 करोड़ जो गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं। लोगों के ईएमआई जिनका ईसीएस था उनका सीधे कट गया। किसी प्रकार का कोई वेव ऑफ नहीं है। जो लोगों के आवासीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे उन लोगों का दबाव बढ़ता जा रहा है, चाहे वो वाईफाई के बिल्स हो, चाहे पोस्टपेड के बिल्स हो, चाहे इलेक्ट्रिक के बिल्स हो, चाहे वाटर के बिल्स हो। तो
तो गवर्नमेंट किसको सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट किसको हेल्प कर रहा है? जब आपका डेटा आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, आप 2 घंटे 40 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, 1 घंटे अपनी पुरानी योजनाओं का बखान करती हैं, फिर 5 घंटे आने वाली कॉम्प्लिकेटेड योजनाओं का बखान करती हैं, जो मुझे नहीं लगता कि आपके इर्द गिर्द लोग बैठे हैं उनको भी ये समझ आ रहा है कि आप क्या बता रही हैं। तो देश का 50% आदमी जो झुग्गी झोपड़ी स्लम्स में है, जो भटक रहा है भोजन के लिए, जो अपने घरों में लॉक्ड है, जिसके पास आय नहीं है, संसाधन नहीं है, साधन नहीं है, अपने बच्चों की फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है, स्कूल वालों के नोटिफिकेशंस का जवाब देने के लिए साधन नहीं है, वो क्या रिएक्ट करे और आपसे क्या आशा करे? तो बहुत दिक्कत है। और एक डेटा ये टाइम्स ऑफ इंडिया काजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के लोगों ने किया है कि इस शहर में लगभग 81% लोग अपनी जीविका गंवा बैठे हैं, और गाँव में ये संख्या लगभग 64% है, जिनके आगे जीविकोपार्जन का भारी संकट उत्पन्न हो गया है। ये भी हम आप जैसे लोग ही हैं। और एक प्रणव सेन, ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स के बहुत जानकार हैं, प्लानिंग कमीशन के भी ये एडवाइजर रहे हैं और स्टैटिस्टिकल कमीशन के भी ये चेयरमैन रहे हैं। इनका कहना है कि लॉकडाउन के दौरान 18 लाख करोड़ का नुकसान हमारी अर्थव्यवस्था को हो चुका है, और सरकार 6 साल बेमिसाल का नारा दे रही है। किसको राहत दिया है, किसकी बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, मेरी तो समझ से परे है। तो ये विश्वासघात के 6 साल हैं। सरकार से आशा ही कर सकते हैं, पुनः विपक्ष भी अनुरोध कर सकता है कि पीपी इक्विपमेंट्स का ध्यान दीजिए। महाराष्ट्र में भी काफ़ी सारे पुलिसकर्मी इससे संक्रमित हो गए। डॉक्टर्स की और वेंटिलेटर्स की और इक्विपमेंट्स की और टेस्टिंग किट्स की, इन सब की बात होना बंद हो चुका है। क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली और शेल्टर होम्स, उस पर भी बात करते करते बातें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन सरकार की अव्यवस्था, सरकार की अराजकता और सरकार की निष्ठुरता, बातें माइग्रेंट वर्कर्स की और चेहरा कॉरपोरेट्स का, ये खत्म नहीं हो पा रहा है। नमस्कार विष्णु जी, नमस्कार संदीप मोतीराम जी, नमस्कार मानसी तिवारी जी। क्या कर सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। बहुत लोगों को इसमें भी एतराज़ होता है। वो मुझे मेल करके कई लोगों ने कहा कि आप गुमराह कर रही हैं। ये बताइए, मैं एक महिला हूँ, जो महिला राह में प्रसव जिसका हो रहा है, तो मैं समझ सकती हूँ कैसे वाटर बैग बर्स्ट हुआ होगा, न डेटॉल होगा, न सेवलॉन होगा, न कोई हाइजीन होगा, कैसे उस प्लासेंटा कट के बाद वो महिला आगे 100 किलोमीटर चली होगी। वो एक सशक्त महिला है। 12 ईंटा अपने सर पर रखकर वो 12 मंजिल ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन वो महिला वैचारिक रूप से इतनी सशक्त नहीं है कि प्रधानमंत्री जी को टैग करके ट्वीट करे कि मेरे अधिकार कहाँ हैं, 3 घंटे 40 मिनट में मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मेरे नवजात शिशु के साथ सड़क पर क्यों छोड़ दिया। वो सशक्त महिला स्वास्थ्य मंत्री को टैग नहीं कर सकती कि जब आपको 12 फरवरी को इंगित किया गया तो आप संसद में हंस रहे थे, मेरे अधिकार कहाँ हैं, कहाँ है आपका आयुष्मान भारत, 108 एम्बुलेंस सेवा, मातृ सुरक्षा, जननी सेवा योजना। वो महिला सामाजिक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी जी को टैग नहीं कर सकती कि लूडो खेल रही हैं या अंताक्षरी खेल रही हैं। बात बात पे क्लेरॉन कॉल करने वाली, अनुशासन समिति को खटखटाने वाली श्रीमती ईरानी जी, क्या आप इतनी संवेदना शून्य है कि आपको ज्ञान नहीं हुआ? पूरे भारत को पता चल गया कि नासिक से आने वाली शकुंतला देवी को राह में प्रसव हुआ। तो मैं ही उस राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को टैग करके कहूंगी कि उस विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित फल की दुकान से वो 2 केला खरीदकर उस प्रसूता को पहुंचा दीजिए। आपकी सरकार का आभार होगा और आपका भी। तो बहुत सारी चीजें हैं। ये एक विफल, एक फेल्योर क्रेडिट पैकेज है जो लोगों को कर्ज में ढकेल देगा। जो लोग जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दैनिक भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए इस पैकेज में कुछ भी नहीं है। और देश को बेचने और इस आपदा को एक सुनहरे अवसर में तब्दील करने का भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार का ये एक बेमिसाल मौका है। इसके अतिरिक्त इस पैकेज में कुछ भी नहीं। बहुत धन्यवाद, पुनः बात होगी। थैंक यू सो मच। Do like, share and subscribe Fox News India, news beyond politics.